ओके, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस। ये ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस है, ये एक्चुअली ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। ये आप लोगों के सिलेबस में भी दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्डिंग का पार्ट है। और जो आज का जो टॉपिक है ये हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, एक आज होगा और एक पार्ट कल होगा। ओके। और उसके बाद फिर एक क्लास आप लोगों की लेंगे हम लोग फ्लक्स की और फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड में जो कोटिंग की जाती है उसके बारे में। ठीक है। तो अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीसिटिलीन प्रोसेस। तो एक्चुअली जो ऑक्सीसिटिलीन प्रोसेस है इसमें आपको नाम से पता लग रहा है सबको कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की दो गैसेज होती है, उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस 1903 में एक्चुअली इंडस्ट्रीज में सभी जगह इंट्रोड्यूस हुआ है और इसे गैस वेल्डिंग प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट यूज है इसका वो 1903 में स्टार्ट हुआ है। 1903 में एक्चुअली स्टार्ट कर इसके लिए हुआ क्योंकि 1903 में ही जो अपना गैस वेल्डिंग का टॉर्च है, ठीक है, उस टॉर्च का आविष्कार हुआ। उसके पहले उस टॉर्च का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन ये गैसेस तब भी थी। लेकिन इस टॉर्च के आविष्कार के बाद ही ये प्रोसेस आपका चलन में आया है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये दो गैसेज होती हैं जिनका मिक्सचर बनाया जाता है। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वॉइस क्लियर आने दिखाई नहीं दे रहा तो क्या वो है। सर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है। सर तुम्हारा नेटवर्क में इशू है, यहाँ दिख रहा है। आप लोग और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? और किसको नहीं दिख रहा है? नहीं सर दिख सर रहा दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है है ना? नेटवर्क इशू है तुम्हारा। ओके ओके, अच्छा, जिनको नहीं दिख रहा है तो एक बार उसको आउट करके दोबारा से एंट्री करें। रीओपन करें। ओके सर। हाँ हाँ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ें। यस सर, बढ़िया। ओके। तो ये जो प्रोसेस है इस वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन ये दो गैसेज होती है जिनका मिक्सचर बनाया जाता है वेल्डिंग टॉर्च के अंदर। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो ये एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस ये क्या होती है कि दोनों अलग अलग सिलेंडर में रहती हैं। और अगर इन गैसेस को सिलेंडर में ही अगर मिक्सचर बना दिया जाए तो ये जो मिक्सचर होता है ये मिक्सचर एक्सप्लोजिव हो जाता है। ठीक है। विस्फोट कर जाएगा ये मिक्सचर। ठीक है। इसके लिए इस मिक्सचर को अलग अलग सिलेंडर में सेपरेट रखा जाता है और केवल वेल्डिंग के टाइम पे केवल टॉर्च में एक जोन होता है, एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे इस गैसेस को मिक्स किया जाता है और फिर आपका जो टॉर्च होता है वो टॉर्च की टिप में इसको जलाया जाता है जिससे फ्लेम निकलती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। कि अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि हम टॉर्च टॉर्च में ही क्यों मिक्सर बनाते हैं, ये मिक्सर तो हम सीधा सिलेंडर पे ही ऑक्सीजन और एसिटिलीन का बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हानिकारक है। ये एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है, विस्फोटक बनाता है, जिसकी वजह से विस्फोट हो सकता है और हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर में भी। ओके। ये जो मिक्सचर जब टिप में जलाया जाता है तो इसमें जो टेम्परेचर मिलता है हमें, जो फ्लेम का टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आप देख रहे हो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे लगभग सभी आपकी फेरस और नॉन फेरस धातुएं मेल्ट हो जाती है। ठीक है। कि इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके। सर तब तो इसे टंगस्टन में ये सर गल जाएगा ना सर। नहीं नहीं, टंगस्टन नहीं करेगा क्योंकि जो टंगस्टन का जो प्योर टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये और सर इसमें 3300 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, ओके। तो अभी 200 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। ओके। हम्म, टंगस्टन ओके। टंगस्टन अभी तक की सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में गिना जाता है डायमंड के बाद। यस सर, ओके। डायमंड के लेकिन बाद। हाँ, लेकिन जो हम लोग जो टंगस्टन हम लोग यूज करते हैं अपने वेल्डिंग प्रोसेस में वो टंगस्टन होता है थोरिएटेड टंगस्टन। ठीक है। ओके। हाँ, ये जो थोरिएटेड टंगस्टन होता है इसमें क्या होता है, इसमें थोरियम का एक पार्ट मिला दिया जाता है और उसके बाद उस टंगस्टन को जब यूज किया जाता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके। 3500 से ऊपर भी चला जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। यस सर। हाँ, लेकिन थोरिएटेड टंगस्टन का यूज करने से फ़ायदा ये होता है कि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, इसके लिए वो थोरिएटेड टंगस्टन का यूज किया जाता है। ओके।
दूसरी चीज़ एक और आपको बताना चाहता हूँ, टंक्शन के बारे में अगर बात उठी है, तो टंक्शन जो प्रोसेस है, वो हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस के ज़रिए बनाया जाता है, जिसमें WO3 जो टंक्शन का रॉ मटेरियल है, जिसे अयस्क बोलते हैं, उसको हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस के ज़रिए उसको टंगस्टन मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है? इसे लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं ना। अगर अभी आपका केमिस्ट्री का कोई का क्लास अगर होगा तो उसमें लीचिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम आपको लोग में अभी केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है सर, ओके, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में से। ओके, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ठीक है, अगर डिस्कशन हुआ है तो लीचिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई 3300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें मिल रहा है ऑक्सीजन प्रोसेस से। तो इसमें क्या होगा कि आपका फेरस और नॉन फेरस सभी प्रकार के धातुओं को मेल्ट किया जा सकता है आसानी से, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो हम लोग अलग अलग सिलेंडर पर रखते हैं, तो एक्चुअली इस केस में हम सिलेंडर में गैसेस नहीं भर सकते हैं, बल्कि हमें एक सिलेंडर में गैसेस को लिक्विफाइड फॉर्म में भरना पड़ता है, ठीक है? वो लिक्विड फॉर्म में भरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको कंप्रेस करना पड़ता है। जैसे आपके घर में एलपीजी आता है, एलपीजी को क्या बोलते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपकी जो गैसेज हैं, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन गैसेज हैं, उस गैस को कंप्रेस करके और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। तो वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन को तो आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन एसिटिलीन को कंप्रेस करने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि एसिटिलीन किसी भी प्रेशर पे कंप्रेस नहीं होता, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर कंपोजिशन चाहिए होता है, ठीक है? इस केस में आपका जो एसिटिलीन का सिलेंडर है उसे बोला जाता है DA सिलेंडर। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। DA सिलेंडर को बोलते हैं डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर। अगर कोई भी आपको DA सिलेंडर के बारे में अगर पूछता है तो DA सिलेंडर का मतलब है एसिटिलीन का सिलेंडर, ठीक है? ये ध्यान रखना। इसमें मैंने प्रेशर आपको दिखाया हुआ है कि ऑक्सीजन को हमेशा 1500 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर में कंप्रेस करके सिलेंडर में लिक्विफाइड फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है? और वहीं एसिटिलीन को 1700 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब लगाकर और फिर सिलेंडर में लिक्विडिफाइड करके रखा जाता है, ठीक है? इसमें किसी को डाउट है कोई? ओके, ठीक है। नो सर। ओके, ओके, ठीक है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो वो इसमें क्या होता है कि हमने जैसे मैंने बताया आपको कि ये इसका ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर बनाया जाता है, और फिर उस मिक्सचर को जो टॉर्च है, टॉर्च के टिप में जलाया जाता है। तो जलाने के बाद हमें जो फ्लेम मिलती है, वो फ्लेम 3 टाइप की होती है, ठीक है? इसमें हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो 3 टाइप की फ्लेम होती है, पहली फ्लेम होती है वो न्यूट्रल फ्लेम होती है, दूसरी फ्लेम होती है ऑक्सीडाइजिंग, और तीसरी फ्लेम जो होती है वो रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये आप लोग नोट बना लो, इसको नोट में लिख लो, ठीक है? ये आपके सिलेबस में है। फ्लेम कितने टाइप की होती हैं और उसका कंपोजिशन क्या-क्या होता है, इसका कंपोजिशन के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये आप नोट करके रखो। और ये जो ऊपर ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का जो प्रेशर है, दाब है, इसको भी नोट करना है। और इसके ऊपर जो हमें फ्लेम से टेम्परेचर मिलता है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपका जो सेकंड स्लाइड खुल गया सबके सामने? यस सर। ओके, सेकंड स्लाइड में जो पहला फिगर आप देख रहे हो, पहले फिगर में आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है वेल्डिंग करने का, ठीक है? इसमें आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सिलेंडर है जिसमें एसिटिलीन लिखा हुआ है, और एक बड़ा सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने आपको वाइवा के हिसाब से बताया है। जब भी आपका वाइवा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन होता है कि एसिटिलीन सिलेंडर
और ऑक्सीजन सिलेंडर में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो जो पहला डिफरेंस है जो एसिटिलीन का सिलेंडर होता है उसकी हाइट कम होती है और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा जो अंतर है वो है एसिटिलीन का सिलेंडर का डाया ज़्यादा रखा जाता है और ऑक्सीजन के सिलेंडर का डाया कम होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए किया जाता है सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, इसमें मैंने एसिटिलीन और ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या अंतर है उसको मैंने बताया है। इसमें जो पहला अंतर है एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है उसकी हाइट या लंबाई कम होती है और डाया ज़्यादा होता है। वहीं जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में लंबाई ज़्यादा होती है और डाया कम होता है, ओके। यस सर, बट ऐसा क्यों होता है? क्लियर है ना, ये किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके अभी ये Yes, sir, clear. ओके अभी इसमें हाँ बोलो बोलो। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब उसका छोटा क्यों रखा जाता है, उसका बड़ा क्यों? हाँ मैं बता रहा हूँ। ओके, ऐसा इसके लिए रखा जाता है कि इंडस्ट्रीज में कभी भी सिलेंडर हमेशा बल्क में आते हैं, ठीक है। अगर दोनों सिलेंडर का डाया और हाइट अगर बराबर कर रख दी जाएगी तो बाई मिस्टेक वो सिलेंडर जहाँ पे आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना है वहाँ पे आप एसिटिलीन का सिलेंडर लगा दोगे, ठीक है। तो ये एक मैनेजमेंट कंट्रोल है कि गलती से भी कोई उस सिलेंडर को अदला बदली ना कर पाए, ठीक है। भाई आपका जो एसिटिलीन का सिलेंडर छोटा है, कम हाइट का है और वहीं पे ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखा हुआ है, तो आदमी जिसको पता नहीं है या जैसे अनस्किल्ड वर्कर होते हैं तो वो उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये एसिटिलीन का सिलेंडर है और ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है। इसी तरह आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, नेक्स्ट कल की स्लाइड में बताऊंगा कि अकेला ऑक्सीजन और एसिटिलीन नहीं, बहुत सारे सिलेंडर है जैसे हाइड्रोजन का सिलेंडर है, ऑर्गन का सिलेंडर है या अन्य किसी गैस का सिलेंडर है, उसके कलर में और उसकी हाइट में, डाया में, थ्रेड में अंतर रखा जाता है। इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग नोट करो कि और एसिटिलीन का सिलेंडर और ऑक्सीजन के सिलेंडर का जो थ्रेड होता है जहाँ पर रेगुलेटर लगाया जाता है वो थ्रेड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको याद रखना है, वाइवा में ये डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, ओके। सर और थ्रेड मतलब कौन सा थ्रेड है? जो ये वायर है, जो पाइप गई है? आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये गेज लगा हुआ है, मैं जहाँ पे मेरा कर्सर है ये दिख रहा है आपको, जहाँ पे ये गेज लगा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ लगा हुआ गेज, Yes, sir. एक यहाँ पे गेज लगा हुआ है। ये गेज सिलेंडर में जहाँ पे फिट किया जाता है वहाँ पे थ्रेड होती है, चूड़ियाँ होती हैं। वो चूड़ियाँ किस डायरेक्शन में yes, होती हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं या राइट हैंड होते हैं, ये आपको पता करके मुझे बताना है, ठीक है। ओके सर। ओके, ये सभी का काम है, ठीक है। सभी को ये पता करना है, पढ़ना है एक बार और बताना है कि किस डायरेक्शन में होती है, ओके। अब आपको नीचे वाला फिगर आपको देखना है। नीचे वाले फिगर में आप देख रहे हो कि दोनों सिलेंडर का कलर अलग अलग है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है, कलर से भी आप सिलेंडर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कौन सा है और एसिटिलीन का सिलेंडर कौन सा है, ठीक है। कल जब टॉर्च के बारे में मैं बताऊंगा तो उसमें आपका ऑक्सीजन का जो कनेक्शन और एसिटिलीन का कनेक्शन जो सेपरेट रखा गया है वो क्यों रखा गया है, ठीक है। और टॉर्च में ऐसा जो चैम्बर है, चैम्बर में ऐसी कौन सी खास बात होती है कि ये दोनों सेपरेट ही कनेक्शन किए जाते हैं, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ठीक है। ओके, ये स्लाइड खुल गई सबके सामने? यस सर। ओके ओके, ठीक है। इसमें आप लोगों को दिख रहा है, एक फ्रेम दिखाई दे रही है जो पहला बड़ा फिगर है, ठीक है। और उसके बगल में आपको 3 टाइप की फ्लेमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें ऊपर लिखा है कार्बोराइजिंग, नीचे लिखा है न्यूट्रल और उसके नीचे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो दिखाया है कैसे टॉर्च से फ्लेम निकल रही है वो मैंने दिखाया है आपको, किस तरह फ्लेम निकलती है। ये फ्लेम अभी एडजस्ट नहीं है, ठीक है। इस फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मिक्सचर है
वो अभी बराबर नहीं हुआ है। वो मिक्सचर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कभी भी कोई भी जब भी आपके कॉलेज में जब भी ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग दिखाई जाएगी या ऑक्सीसिटिलीन टॉर्च को जला के दिखाया जाएगा, तो उसमें आपको अपने टीचर से ये क्वेश्चन करना है कि सर ये कार्बोराइजिंग फ्लेम को कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो इसमें आप देखोगे कि इसमें जो फ्लेम है, फ्लेम में 2 ज़ोन दिखाई दे रहे हैं, बल्कि 2 नहीं 3 ज़ोन दिखाई देंगे आपको। एक पहला ज़ोन है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, वो है आपका कोन, ठीक है? कार्बोराइजिंग फ्लेम में जिसमें आपका एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, उसमें ये जो कोन बनेगा, कोन की जो चौड़ाई है, ठीक है? वो मीडियम चौड़ाई होगी। उसके बाद एक ज़ोन आपका और बनेगा और फिर ये जो ज़ोन होगा, जो दूसरा ज़ोन है, जहाँ पे ये एरो दूसरा दिखाई दे रहा है, ये ज़ोन होता है आपका कार्बोराइजिंग ज़ोन, ठीक है? और उसके बाद जो तीसरा जो बड़ा ज़ोन आपका दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये ज़ोन होता है आपका एक्सटर्नल ज़ोन, ठीक है? ओके? ये 3 ज़ोन कार्बोराइजिंग फ्लेम में ये 3 ज़ोन होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपका न्यूट्रल ज़ोन। न्यूट्रल ज़ोन जिसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की मात्रा लगभग बराबर होती है या बराबर होती है, आप ये मान के चलो, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लेम का टाइप होता है, इसमें जो बीच में कोन होती है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है? और उसके बाद इसमें जो कार्बोराइजिंग ज़ोन जो आपका जो सेकंड नंबर का ज़ोन है, वो छोटा बनेगा ज़ोन, ठीक है? आपको मैं ज़ोन थोड़ा-सा देखो शायद बड़ा हो जाए, बड़ा होके शायद आपको दिखाई दे। ओके, इसमें जो बीच का ज़ोन है, वो बीच का ज़ोन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है? ये जो बीच का ज़ोन होता है, ये बीच के ज़ोन में आपकी एसिटिलीन बर्न हो रही होती है, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद आपका फिर ये थर्ड ज़ोन है, ओके? आउटर ज़ोन, ठीक है? आपका ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर मिलता है आपको, वो मिलता है सबसे पहले ये ज़ोन में। ये जो ज़ोन है आपका, जो व्हाइट कलर का ज़ोन है, इस ज़ोन में ही आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, ठीक है? उसके बाद आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग ज़ोन, जो थर्ड नंबर में है। ऑक्सीडाइजिंग ज़ोन में आप देख रहे हैं कि इसमें एक ज़ोन दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, जो कोन शेप में है और ये शार्प व्हाइट है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका दूसरा ज़ोन है जिसमें एसिटिलीन का, इसमें भी आपको ये नहीं दिखाई देगा, कोई भी स्पॉट नहीं दिखेंगे, जैसे कि आपको पहले ज़ोन में 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको केवल 2 ही कलर दिखाई देंगे। और उसके बाद है आपका आउटर ज़ोन, ठीक है? ये जो तीनों फ्लेम है, इस तीनों फ्लेम को भी मैंने अभी नेक्स्ट उसमें आपको विद फिगर दिखाऊँगा। मे बी आज नहीं, वो कल दिखाऊँगा, ठीक है? क्योंकि ये फ्लेम ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग में हर कंपोनेंट का अलग डिस्कशन है। जैसे आपका टॉर्च के बारे में अलग डिस्कशन है, अब सिलेंडर के बारे में अलग डिस्कशन है, फ्लेम के बारे में अलग डिस्कशन है, ठीक है? ऐसे सबका अलग-अलग डिस्कशन है, इसके लिए सबका अलग-अलग डिस्कशन करूँगा, ठीक है? ओके। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका जो फ्लेम है, फ्लेम के बारे में जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये भी आप नोट करो। इसमें फ्लेम का के नाम के हिसाब से उसका कंपोजिशन है। जैसे आप पहले देख रहे हो, पहला पॉइंट है आपका न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है, वो 1:1 होता है, मतलब 1 पार्ट ऑक्सीजन और 1 पार्ट एसिटिलीन, ठीक है? कार्बोराइजिंग फ्लेम सेकंड नंबर है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन गैस है, वो होती है 1 पार्ट और एसिटिलीन होती है, वो 2 पार्ट होती है, ठीक है? 1:2 का रेशियो होता है। और वहीं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिटिलीन की मात्रा कम होती है, मतलब 2:1 का रेशियो होता है। तो आपको इसको याद कैसे रखना है? देखो, जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग आता है, वहाँ पे सीधा सिंपल से याद रखना कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज़्यादा होगी, ठीक है? तो मतलब क्या होगी, 2:1 हो गई, ठीक है? न्यूट्रल में आपको पता ही है 1:1 होगा। अगर फिर कार्बोराइजिंग आपका बचता है, तो कार्बोराइजिंग में आपको पता है, अगर ऑक्सीडाइजिंग में 2:1 है, तो कार्बोराइजिंग में उसका अपोजिट 1:2 होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे न्यूट्रल फ्लेम। अब न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है? तो न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ जो हम लोग करते हैं, वो कार्बन स्टील है, कास्ट स्टील है या कास्ट आयरन है, इनकी वेल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ किया जाता है, ठीक है? ओके? क्योंकि और किसी फ्लेम का अगर आप यूज़ करोगे, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा सरफेस पे, ठीक है? जैसे मैंने बताया था कि हम लोग देखो फ्लेक्स का यूज़ करते हैं, कोटिंग का यूज़ करते हैं, ताकि जो मोल्टेन मेटल है कार्बन स्टील का,
वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम यूज करेंगे तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ओके, देखो ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कार्बन का। अगर किसी भी धातु में कार्बन पाया जाता है तो उस अवस्था में ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? मैग्नीज स्टील में, ठीक है। ब्रास है या ब्रोंज है, इनको वेल्ड करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिए सब लोग, ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो यूज किया जाता है वो एल्यूमिनियम और निकिल को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग में जो फिलर मेटल है, आप इस वेल्डिंग प्रोसेस में आप फिलर मेटल का यूज कर भी सकते हो और बिना यूज किए भी वेल्डिंग प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा कि कभी आपका जहाँ पर गैस वेल्डिंग होती है वहाँ पे अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो आप लोग जाओगे तो वहाँ पे देखोगे जब भी वेल्डिंग करेगा तो कभी तो एक रॉड यूज करता है, जैसे GTAW का फिलर वायर होता है वैसा उसका रॉड होता है। कभी तो उस रॉड को मेल्ट करता है और कभी उस रॉड को मेल्ट नहीं करता है, बिना मेल्ट किए हुए उसमें वेल्डिंग करता है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके ओके, ठीक है, म्यूट कीजिए। ओके, अभी हम लोगों का एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि हम लोग एसिटिलीन गैस का ही क्यों यूज करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में और किसी गैस को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये स्लाइड बनाया हुआ है। आप इसमें देख रहे होंगे कि एसिटिलीन जो है वो सबसे टॉप में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। ओके, जब एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें मिलता है। वो कितना है? 3480 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर एयर में वही जलता है तो हमें मिलता है 2650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर मेंशन किया है वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन किया गया है, ठीक है। वो टेम्परेचर है वेल्डिंग का टेम्परेचर। लेकिन जब ये हम एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें जो टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है अराउंड 3480 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई डाउट है क्या किसी को? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती है तो उसका जो टेम्परेचर मिलता है 2980 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर वहीं एयर पे जलती है तो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलता है। उसी के बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें है प्रोपेन। प्रोपेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो टेम्परेचर मिलेगा आपका 2925 डिग्री सेंटीग्रेड और एयर के साथ जब जलाते हैं तो मिलता है 2090 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन है जिसमें 2980 और एयर में मिलता है 2150। और वहीं एनजी है नेचुरल गैस, उसमें जो टेम्परेचर मिलता है ऑक्सीजन में 2775 और एयर में 2090, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो ये पूरा सीरीज है, इसमें आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है ऑक्सीजन में जलाने के बाद वो मिलता है हमें एसिटिलीन गैस में। इसके लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस में एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, ठीक है। वरना ये प्रोसेस आपका ऑक्सी हाइड्रोजन भी हो सकता था या ऑक्सी प्रोपेन भी हो सकता था या ऑक्सी ब्यूटेन भी हो सकता था या ऑक्सी एनजी भी हो सकता था, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे एसिटिलीन को एज अ कैरियर गैस या एज अ फीड गैस के रूप में यूज किया हुआ है, ठीक है। और उसके जरिए हम वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। वरना बाकी जो गैसेज है, बाकी गैसेज में टेम्परेचर कम है तो मे भी हो सकता है कि आपका मेल्टिंग उतने अच्छे से ना हो पाए, आपका होमोजीनियस कंपोनेंट ना बन पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड खुल गई है सबके सामने? यस सर। ओके, इस स्लाइड में है, इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने सबको बताया है। ऑक्सीजन का जो रासायनिक नाम है वो है O2, ठीक है। आप ये सब चीज़ अगर लिख सकते हैं तो लिखते चलिए, अगर जिसके पास लिखने के लिए नहीं है तो पीपीटी तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये है कि समझते चलिए इसको, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसका कलर, ये कलरलेस होती है। स्मेल, ऑक्सीजन में किसी तरह की कोई स्मेल या महक नहीं होती है। टेस्ट, स्वाद, टेस्टलेस होता है। और वेट, ये जो नॉर्मल एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे थोड़ी सी भारी होती है। मतलब अगर जो एक, हाँ किसी क्वेश्चन है? ओके, अगर 1 मीटर क्यूब ऑक्सीजन को लिया जाए किसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर जो अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और 1 एटीएम प्रेशर लिया जाए तो इसका जो वेट होगा वो 1.33 केजी होगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो अपने पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब इसको हम लोग नॉर्मल प्रेशर मतलब अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और -182.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ऑक्सीजन को ठंडा किया जाता है तो एक लिक्विड फॉर्म होता है, वो लिक्विड ब्लू कलर का और एकदम पारदर्शी होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट करो, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ काम आता है आपका सिलेंडर में ऑक्सीजन को भरने के लिए, लिक्विड करके भरने के लिए काम आता है। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना है। जो कॉमर्शियल ऑक्सीजन जो हम लोग बनाते हैं, जो अपना बिल्डिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो वो तो हमें क्या है कि हमें ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें रासायनिक क्रिया या केमिकल रिएक्शन के जरिए उस ऑक्सीजन को बनाते हैं। जनरली आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन है, बट एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ साथ 75% नाइट्रोजन भी है। ठीक है, 75 नाइट्रोजन है। आप किसी को पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? कोई बताया किसी को अगर पता है तो? लगभग 21%। ओके, आपका नाम क्या है आपका? ओके, 21% आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, 75% आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, और बाकी का जो परसेंटेज है वो है आपका अदर गैसेस का, जैसे हीलियम है या अन्य कोई गैसेज है। ठीक है, तो वो गैसेस का परसेंटेज है। ठीक है, तो हम लोग एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसमें आपको 75% नाइट्रोजन प्लस बाकी बची हुई 1% जो गैसेज है उनको सबको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, जिसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। ठीक है, और फिर उसमें लिक्विडिफिकेशन कर एटमॉस्फेरिक एयर का लिक्विडिफिकेशन करते हैं और फिर ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उससे जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो हमें प्योर ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसका यूज हम लोग बिल्डिंग प्रोसेस में कर सकते हैं। ओके, अब लिक्विडिफिकेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन खुल गया है इस शीट सबके सामने? ओके, लिक्विडिफिकेशन यस प्रोसेस। सर। हाँ, लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो भी गैसेज होती हैं सभी गैसेज अलग अलग टेम्परेचर पे वेपराइज होती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको मैंने इसमें बोल्ड नहीं किया, बट मैं बोल्ड पॉइंट बता रहा हूँ कि हर गैसेज का जो वेपराइजेशन टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रोसेस एयर को सबसे पहले कास्टिक सोडा से पास करके सबसे पहले उसको साफ किया जाता है। ठीक है, साफ इन द सेंस कि उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल हैं या कोई भी अशुद्धियाँ रह गई हैं वो अशुद्धियाँ कास्टिक सोडा से क्लीन हो जाए और आपके पास पहले प्योर गैस हो। उस प्योर गैस का मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, उसमें सॉरी हाइड्रोजन नहीं, उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, हीलियम भी होगा, ऑर्गन भी होगा, इस तरह की सारी गैसेज होंगी। ठीक है, अब पहला पॉइंट ध्यान रखना है, हर गैस का जो वेपराइजिंग टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। हम एक -194 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ठंडा करते हैं और इसको ठंडा करने पर इस टेम्परेचर पे ये क्या होता है, ये लिक्विफाई हो जाता है, पानी बन जाता है। ओके, समझ में आ गया सबको? उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा हूँ कि जैसे ही ये एयर लिक्विफाई होता है उसके बाद हम इसको धीरे 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 इसको वेपराइजेशन के लिए अलाउ करते हैं, मतलब इसमें सेल्फ वाइपराइज ऐसा हम ऐसा इसको इतना अलाउ करते हैं, इतना टेम्परेचर को इसको फ्री छोड़ते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक सेल्फ वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाए। जब सेल्फ वेपराइजेशन स्टार्ट होगा तब आपका पहला पॉइंट काम करेगा, ये आर गैसेज वेपराइज इन डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब वेपराइजेशन जब स्टार्ट होने के लिए छोड़ दिया तो उस केस में वेपराइजेशन स्टार्ट होगा और नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसी गैसेज हैं वो वेपराइज होंगी। ठीक है, बहुत तेज़ी से वेपराइज हो जाएंगी और पीछे प्योर ऑक्सीजन छोड़ देंगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और फिर 1% में आपका ऑर्गन है या दूसरी अन्य गैसेज हैं। तो सबसे बड़ा जो टास्क है आपका वो है नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस में लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस में वो नाइट्रोजन
डिस्प्लेस होती है और फिर 1% में आपका जो आर्गन या दूसरी गैसेज हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। तो हमें जो प्योर ऑक्सीजन जो बोला जाता है, प्योर ऑक्सीजन का मतलब है 99.99% प्योर ऑक्सीजन, 100% नहीं, 99.99%। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये फ्रिक्शन है, 0.99 का भी अपना महत्व है। ठीक है, इसका मतलब है कि 0.1% में आपकी फिर भी अशुद्धियां रह जाएंगी, लेकिन फिर भी उसको हम प्योर ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जब ये वेपराइजेशन हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा कंप्रेस करेंगे और जो सिलेंडर है, सिलेंडर में हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पे 1500 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे इसको हम भर देंगे। क्यों भरेंगे रूम टेम्परेचर पे? क्योंकि जो सिलेंडर जो बाहर जाएगा वो रूम टेम्परेचर या आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही यूज होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी प्रोसेस करना है फिलिंग से संबंधित वो रूम टेम्परेचर पे ही करना है। रूम टेम्परेचर के अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि गैसेज जब प्रेशराइज की जाती हैं तो वो मैक्सिमम गैसेज अनस्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, जब अनस्टेबल हो जाती हैं तो उस केस में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, है ना, और एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो विस्फोटक हो सकता है, ठीक है, या ज्वलनशील हो सकता है। इसके लिए ये ध्यान रखना है कि जो भी फिलिंग का ऑपरेशन किया जाता है वो रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, ऐसे टेम्परेचर पे जिसमें उस प्रोसेस को यूज करना है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कोई? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं एसिटिलीन प्रोसेस में। ठीक है, एसिटिलीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला है C2H2 है। कलर, ये भी कलरलेस है। स्मेल पंजेंट, ठीक है, या नोसिटिंग ऑर्डर, मतलब इसमें हल्की सी महक होती है। उसको आप लोग मतलब आप फील करोगे उसको, जैसे आप एलपीजी का महक होता है, ठीक है, वैसे इसमें भी महक होती है। ओके, उसको जैसे नाक में चुभती है, पंजन मतलब। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, पंजेंट बोल सकते हैं, नाक में चुभ रही है वो। ठीक है, चुभने का मतलब है कि जो चीज़ आपको फील हो, ठीक है, उसी को पंजेंट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे तो आपका क्लोरीन भी पंजेंट होती है। ओके, लेकिन उसकी जो स्मेल, हाँ, हाँ, लेकिन उसकी स्मेल जो होती है वो अलग होती है। वो जो स्मेल होती है वो गले में बैठ जाती है और आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका दम नहीं घुटेगा। ठीक है, वेट, भार हवा से थोड़ी सी हल्की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एसिटिलीन पे विशेष ध्यान रखना है कि जब इसको प्रेशराइज किया जाता है तो एसिटिलीन गैस क्या होती है, अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, और एक्सप्लोजन हजार्ड मतलब विस्फोटक हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो 15 बार से 20 बार या 0.15 से लेकर 0.20 मेगा पास्कल का जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर पे अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क या कोई ओपन फ्लेम रखा जाए या 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, एसिटिलीन के लिए ये प्रॉपर्टी है, एसिटिलीन बहुत ही अनस्टेबल गैस है। ठीक है, इसलिए एसिटिलीन को सिलेंडर में भरते समय कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या मैंने बताया है कि एसिटिलीन एक अनस्टेबल गैस है और ये एक्सप्लोजन हजार्ड मतलब विस्फोटक होती है, और 15 बार से लेके 20 बार के प्रेशर पे या 0.15 से लेके 0.20 मेगा पास्कल के प्रेशर पे अगर इसे इलेक्ट्रिक स्पार्क या चिंगारी दी जाए या ओपन फ्लेम मतलब खुली ज्वाला में रखा जाए या 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हाई रेट से हीट किया जाए तो ये विस्फोटक हो जाती है। किसी को डाउट है कोई? नो सर। ओके, ठीक है, अब आते हैं और एसिटिलीन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो एसिटिलीन को एक बनाने का एक प्रोसेस है। एक आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एक एसिटिलीन बनाने का शायद प्रोसेस पढ़ा होगा। ठीक है, वो प्रोसेस मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ठीक है, इस प्रोसेस में म्यूट कर लीजिए प्लीज़, प्लीज़ म्यूट कर लो जिसका भी खुला हुआ है। ओके, हाँ, इस प्रोसेस में मैंने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो प्रोडक्शन मेथड है
उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है कि जनरली जो एसिटिलीन इंडस्ट्री में बनाई जा रही है उसमें मुख्य रूप से वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। इसमें वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में जो रिएक्शन होती है उसके परिणामस्वरूप एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनाते कैसे हैं उसके बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए जो कोक है या एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट भी कोयला का एक फॉर्म होता है। ठीक है, उसको लाइमस्टोन या चूना के साथ हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब गर्म किया जाता है तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। नीचे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, 3C कोक, ठीक है, प्लस CO2 लाइम चूना पत्थर जब रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर पे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CaC2 और प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग। ओके, इससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर जब ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है, उसका रिएक्शन नीचे आपको दिखा रहा हूँ मैं, CaC2 प्लस 2H2O, ठीक है, ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस हाइड्रेटेड लाइम है प्लस C2H2 एसिटिलीन है। ओके, इसमें CaC2 है कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा इसमें वाटर है, इसमें WTER लिखा हुआ है, इसको WTER नहीं, एक्चुअली ये वाटर है, सबको इसको वाटर ही अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन के जरिए हम लोग एसिटिलीन गैस बनाते हैं। वैसे आप लोगों का जो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मैंने बताया है। अगर कभी भी आपके वाइवा में पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा, तो आप ये रिएक्शन याद करके रखो। लेकिन जो नीचे की रिएक्शन है ये आपको याद करके रखना ही रखना है। आपको जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में लिखना है तो नीचे की रिएक्शन लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये मेन रिएक्शन है नीचे वाली, और ऊपर वाली रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे करते हैं वो बताया है। इसको रिएक्शन मैंने लिखा इसके लिए क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आपका एसिटिलीन गैस बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, तो वो रॉ मटेरियल कैसे बनता है उसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एज ए इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे ओके, ये स्लाइड वही कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है। ओके, इसमें जो आपका जो लास्ट का पॉइंट है वो उसमें नहीं था। इसमें लास्ट के पॉइंट में मैंने जो बताया है आपको कि जो एसिटिलीन गैस है, इस एसिटिलीन गैस को जब ये बन जाएगी गैस तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर और 1.9 मेगा पास्कल के प्रेशर पे, ठीक है, सिलेंडर पे स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर कहलाएगा, ये सिलेंडर कहलाएगा DS सिलेंडर, जिससे मैंने पहले बताया था आपको, डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर। ओके, इस सिलेंडर में ही एसिटिलीन को स्टोर किया जाएगा। इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें किसी को पहले कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। नो सर। ओके, ठीक है, सर आज बस इतना। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा मेरा कुछ असाइनमेंट है ना, तो आज मैंने इसको इतना ही रखना है। हाँ, और दूसरा ये है कि जो ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बहुत ही आराम से डिस्कस करो, इसको 2 दिन लो कम से कम। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका हाँ कई सारे इक्विपमेंट है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको फिगर आपके सामने खुल गया है। इसमें जो सेकंड फिगर है इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, म्यूट कर लो प्लीज़। इसमें जो सेकंड फिगर है जिसमें ये ऑपरेटर खड़ा हुआ है टॉर्च लेके, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर ये लगे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें एक सिलेंडर छोटा एक बड़ा है, ये तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का आपको पता है। दूसरा ये है कि इसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ है ये, और एक रेगुलेटर ये लगा हुआ है। ठीक है, ये जो रेगुलेटर है इनके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जो
आपका सिलेंडर में जो आपका ऑक्सी एसिटिलीन या गैस को जो स्टोर किया जाता है, ठीक है, ये जो स्टोरेज होता है वो बहुत हाई प्रेशर पे किया जाता है, कंप्रेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस हाई प्रेशर पे आप डायरेक्ट बिना रेगुलेटर लगाए हुए, ठीक है, बिना गेज लगाए हुए अगर आप ऑक्सीजन या एसिटिलीन की गैस को अगर बाहर लेके आओगे, तो वो जो मिक्सर होगा उससे जो आग लगेगी वो आग जो है अनकंट्रोल्ड होगी, उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग ये रेगुलेटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। अच्छा, ये रेगुलेटिंग डिवाइस क्या होता है कि ये ऐसे काम करता है कि जो सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर की गैस है उसको क्या करता है कि एक चेम्बर में लेके जाता है जिसमें आपका नोजल लगा होता है, ठीक है। वो नोजल से जब ये गैस पास होती है तो इसका प्रेशर कम हो जाता है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो फ्लेम है, ठीक है, वो फ्लेम कंट्रोल्ड फ्लेम होगी, ठीक है। आपको जितना एसिटिलीन या ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो आप टॉर्च में जो नॉब लगी होती है उससे आप उसको एडजस्ट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसमें 3 टाइप की फ्लेम बनाई जाती हैं, तो वो 3 टाइप की फ्लेम इन्हीं दोनों रेगुलेटर की सहायता से ही बन सकती हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेंडर से गैस खोल के आप प्रेशर नहीं ले सकते हैं। जैसे आपका जो एलपीजी गैस सिलेंडर घरों में यूज़ किया जाता है उसमें भी आप डायरेक्ट गैस को नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें एक तर्क ये हो सकता है कि जो हलवाई होते हैं वो क्या करते हैं कि पीतल का गेज लेते हैं, वो डायरेक्ट उसको सिलेंडर पे लगा देते हैं और फिर उस गैस का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हलवाई का जो भट्टी होता है उस भट्टी में जो फ्लेम निकलती है वो हाई फ्लेम निकलती है, और जो घरों में जो जो गैस के चूल्हे में जो फ्लेम निकलती है वो लो फ्लेम निकलती है विद हाई टेम्परेचर। इसे ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या होता है कि हलवाई जो सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगाता है उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं, जो गैस वेस्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो जो सिलेंडर है वो जल्दी खत्म होगा। अतः रिलायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और बचत को और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें हम लोग रेगुलेटर लगाते हैं, जिसके हमें ये एडवांटेज होते हैं, ये फायदे होते हैं, ठीक है, कि हमें लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम में आपको गैसेज मिलेंगी और उस गैसेज का आप यूज अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख रहे हो इसमें 2 हॉज पाइप दिखाई दे रहे हैं। एक हॉज पाइप ये दिखाई दे रहा है और एक हॉज पाइप ये दिखाई दे रहा है जिसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है, ठीक है। ये जो डिफरेंस रखा जाता है, ये डिफरेंस इसके लिए रखा जाता है क्योंकि जो दोनों सिलेंडर हैं, जो एसिटिलीन का सिलेंडर है उसमें एसिटिलीन का प्रेशर और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर अलग ऑक्सीजन का प्रेशर अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो पाइप की कैपेसिटी है प्रेशर होल्ड करने की वो भी अलग अलग होती है। तो पाइप के कलर को देख के आप आसानी से पहचान सको कि ये पाइप ऑक्सीजन का है और ये पाइप आपको एसिटिलीन के सिलेंडर में लगाना है, ठीक है। ये आसानी हो इसके लिए ये दोनों हॉज पाइप का जो कलर है वो अलग अलग रखा जाता है। जनरली आपका जो एसिटिलीन का जो होता है, एसिटिलीन के सिलेंडर का कलर है ब्लू, तो इसके हॉज पाइप का कलर भी ब्लू रखा जाता है। और ये चीज़ आप लोग नोट करो, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर होता है ब्लू, ठीक है, और उसके हॉज पाइप का भी कलर होता है ब्लू, ठीक है। ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर होता है मरून, सॉरी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो फिगर दिया हुआ फिगर में गड़बड़ी है। जो एसिटिलीन का जो सिलेंडर है उसका जो कलर होता है वो होता है मरून, ठीक है, और उसके पाइप का जो हॉज पाइप है उसका भी कलर मरून होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको आप करेक्ट करो। एसिटिलीन का सिलेंडर का कलर है मरून, उसके हॉज पाइप का कलर भी मरून है, ठीक है। और ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर होता है हाउस पाइप का कलर होता है ब्लू, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद क्या होता है, आपका टॉर्च जो वहाँ पे दिख रहा है, ऑपरेटर ने जो टॉर्च पकड़ के रखा हुआ है, ये टॉर्च में क्या होता है यहाँ पे आपको टिप दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका सेपरेट डिस्कशन कल होगा, इसके लिए मैंने इसका सेपरेट कोई फिगर नहीं लगाया है। आप इसमें देखो, पहले आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे। इसमें एक टिप दिखाई दे रही है आपको टॉर्च की। ये क्या होता है कि टिप के पीछे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक आपको मोटा सा एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है जिसे बोलते हैं कंपार्टमेंट, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में के पीछे हैंडल लगा होता है जहाँ पे ऑपरेटर इसको पकड़ता है। फिर आप पीछे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये दोनों हॉज पाइप आके जुड़े हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ये हॉज पाइप दोनों जुड़े हुए हैं अलग अलग, यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन क्रमशः एंट्री करेंगी, प्रवेश करेंगी,
और ये जो चैम्बर है ये चैम्बर पे यहाँ पे जाके इनका मिक्सचर बनेगा, ठीक है। और फिर वो मिक्सचर, अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइप की लेंथ और पाइप का डाया धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मिक्सचर होगा वो एक्सप्लोजिव होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वो एक्सप्लोजिव होगा और फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आके जलेगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट ही उसको जलाने का है, ठीक है। लेकिन वो अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन ना हो या अनकंट्रोल्ड फायर ना हो, इसके लिए ये जो पाथ है ये पाथ हम छोटा रखते हैं। छोटा इन द सेंस लंबाई ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो डाया होगा डाया हमेशा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो गैस आएगी और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इस पोर्शन पे एक नोजल लगाया जाता है। आप सभी को नोजल देखने को मिलेगा जब आप जाओगे वर्कशॉप में। वो नोजल के बारे में भी कल डिस्कस करूँगा, उसको मैं लिख के रखता हूँ। नोजल हो गया आपका, टॉर्च हो गई, ठीक है। इस नोजल में क्या होता है कि नोजल में सेंटर में एक होल होता है और किनारे किनारे कई सारे होल रखे जाते हैं, ठीक है। इस होल से क्रमशः ये मिक्सचर निकलता है और जैसे ही हम इसको फ्लेम के पास लेके जाते हैं तो वो मिक्सचर जलने लगता है। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर का दूसरा हाथ देख रहे हो, इस दूसरे हाथ से वो नॉब को एडजस्ट करेगा और एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है उसको एडजस्ट करके उसको क्रमशः न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग या कार्बोराइजिंग फ्लेम में कन्वर्ट करके उसको वेल्डिंग प्रोसेस में यूज करेगा, ठीक है। ओके, ऑक्सी एसिटिलीन जो ये वेल्डिंग प्रोसेस है इस प्रोसेस का यूज हम लोग कटिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये एक एडवांटेज है इसका, ये भी आप लोग नोट करो। ऑक्सी एसिटिलीन जो प्रोसेस है या जो सेटअप है इसका यूज हम लोग कटिंग में और वेल्डिंग में दोनों में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नॉब जिससे वो एडजस्ट करता है वो नॉब आपको यहाँ नहीं दिख रही है, वो नॉब आपको पहले फिगर में आप यहाँ पे देखो, जो आपका ग्रे कलर का फिगर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो नॉब दिखाई दे रही हैं जो राउंड सर्किल पे, एक ये है और एक नॉब आपके ये है। ये जो दो नॉब है इस दो नॉब के जरिए इसको एडजस्ट किया जाता है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर कटिंग में कैसे यूज करेंगे? हाँ, कटिंग में यूज करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है। कटिंग करने के लिए देखो, कभी भी कोई भी मेटल जब कट करना होता है तो उसके एक मैकेनिकल मेथड है और एक केमिकल रिएक्शन मेथड है, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में तो आप ग्राइंडर से भी कटिंग कर सकते हो या मशीन से कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में मैंने आपको बताया था कल के उसमें बताया था कि जब मेटल मेल्ट होता है तो उस केस में जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मोल्टन मेटल आता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक मटेरियल बनता है जिसे कार्बन या राख बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो इस प्रोसेस में जब हम लोग कटिंग में यूज करते हैं, जब कटिंग में इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यूज करते हैं तो हम वही प्रोसेस करते हैं, उसमें मेटल को पहले हीट करते हैं और हमारे पास जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उससे हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन उस मोल्टेन मेटल के कांटेक्ट में आता है और उस मोल्टेन मेटल को ऑक्सीडाइज करके नॉन मेटेलिक मटेरियल अर्थात राख या कार्बन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो आपको कटिंग करने में सहायता करता है। जो जो जितना पोर्शन आपका राख में कन्वर्ट होता जाएगा वो उतना पोर्शन आपका पूरा कट होते हुए चला जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? सर इसकी भी कोई फिक्स पोजीशन होती है वेल्डिंग करने की, या फिर हम इसको किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हैं? देखो ये क्या होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। वैसे इसमें ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है ऑक्सीडेटिव वेल्डिंग प्रोसेस में, ठीक है। इसको आप किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है। देखो ये जो पोजीशन के बारे में है, पोजीशन के बारे में AWS का और ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1, ASME सेक्शन 9, ये आप नोट करो। इसके अनुसार वेल्डिंग पोजीशन का अपना रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस को यूज नहीं करता है, ठीक है। उसके जितने भी प्रोसीजर हैं वो गैस वेल्डिंग प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हाई प्रेशर एप्लीकेशन में यूज होने वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के पोजीशन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फ्लैट पोजीशन ही यूज करना है, क्योंकि ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जनरली आपको फिलअप करने के लिए ही या डिपोजिशन, वेल्ड मेटल डिपोजिशन करने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है।
ओके। हाँ, उसके अलावा देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई भी बिल्डिंग प्रोसेस, ये मैं आपको एक मोटा-मोटा आपको बता रहा हूँ, आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, ज़्यादा कोड में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? कोड स्टैंडर्ड में अपने अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। सर ये बुक में वेल्डिंग टेक्निक के बारे में दिया है, मतलब इसमें लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक और राइट वर्ड। देखो ये लेफ्ट और राइट, अरे ये लेफ्ट और राइट होता है। आप अगर उस वेल्डिंग प्रोसेस को अगर लेफ्ट डायरेक्शन में अपने हाथ के, जैसे आपने दाएं हाथ में मशीन गन पकड़ा, टॉर्च पकड़ा, और उसको आप वेल्डिंग करते हो, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको लेफ्ट हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। और अगर उसको दाएं हाथ से पकड़ के अगर दाएं हाथ डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको दाएं हैंड वेल्डिंग करना बोलते हैं भाई। इसमें कोई, हाँ कोई ओके सर, हाँ कोई इसमें बड़ी, कुछ मतलब कि वो एंगल दिया था ना, तो वही कंफ्यूज हो हाँ गया ये कोई चीज़ नहीं। आप देखो, आप जब भी मुझसे वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बात करोगे तो मैं हमेशा वेल्डिंग पोजीशन का मतलब 1G 2G 3G 4G 6G समझता हूँ और समझूंगा, ठीक है? ओके। अगर आप मुझसे वेल्डिंग एंगल के बारे में बात करोगे तो मैं वेल्डिंग डेविएशन या एंगुलर डेविएशन 15 डिग्री मिनिमम, मैक्सिमम 15 डिग्री ही समझूंगा, ठीक है? इसके लिए आप कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहे हो बुक से तो उसको आपको था। विशेष ध्यान, हाँ विशेष ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि इसीलिए मैं आपको हमेशा सिलेबस के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है? कि आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसको ही मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि, क्योंकि देखो क्या है कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इंडस्ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट मेरे माइंड में 10 साल से फीड हो चुका है, वेल्डिंग पोजीशन का मतलब है 1G से लेके 6G, 1F से लेके 6F, ठीक है? 1CF से लेके 6CF, ये मेरे दिमाग में फीड हो चुका है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको वही बताऊँगा, ठीक है? तो आपको बाकायदा बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि आपको क्या क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है? इसे ध्यान रखना है। एंगल अलग चीज़ है, वेल्डिंग पोजीशन अलग चीज़ है, एंगुलर डेविएशन वो अलग चीज़ है। एंगल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था GTAW प्रोसेस में क्या बताया था कि आपका टॉर्च के साथ, टॉर्च को आप एक एंगल में रखोगे और उसको साथ 30 डिग्री में आपका फिलर वायर आपको उसमें फीड करना है, तो ये फीड एंगल है, ठीक है? लेकिन अगर आप पोजीशन के बारे में बात करोगे तो आपका ये टॉर्च और इसका एंगल से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपका वर्क पीस किस पोजीशन पे लगा हुआ है। आपका वर्क पीस आपके सामने वर्टिकल, जैसे आपका टीवी लगा होता है दीवार में, वैसा भी हो सकता है, या आपके आगे अगर खाने की थाली रख दी जाए फ्लैट पोजीशन में तो वर्क पीस वैसा भी हो सकता है, या आपका जो कोई मतलब घड़ी है वो आपके साइड में दीवार में टंगी है तो वो पोजीशन हो सकती है, ठीक है? या आपके सर के ऊपर छत है तो वो ओवरहेड पोजीशन मानी जाएगी, ठीक है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना सर? हाँ, ठीक है। देखो प्लेट में कभी भी जब हम वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो अभी इसमें चलो ये टॉपिक तो खत्म हो गया है लगभग, कंटिन्यू रहेगा कल, सभी लोग इसमें प्रेजेंट रहें। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंडस्ट्रीज के में कैसे वेल्डिंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन केवल दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पीपीटी है ये पीपीटी आपको पढ़ा है और वो आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? हमेशा आपको फायदा करेगा। देखो वेल्डिंग प्रोसेस में जब भी हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है? तो इंडस्ट्रीज में किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस को करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड या एक रिटन डॉक्यूमेंट को फॉलो करना होता है। वो स्टैंडर्ड या रिटन डॉक्यूमेंट आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से हो सकता है, ठीक है? जैसे मैं फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में रहा हूँ कई साल, फिर मैं रिफाइनरी और केमिकल इंडस्ट्री में रहा हूँ कई साल, तो फिर न्यूक्लियर में मैंने काम किया है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में काम किया। उसके बाद मैंने PSLV इसरो के प्रोजेक्ट में काम किया, मून मिशन में काम किया है। तो सबका अपना अलग अलग स्टैंडर्ड है। जैसे आप इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड होगा वो इसरो का अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है? और वो स्टैंडर्ड बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, ठीक है? बहुत ही टाइट है वो स्टैंडर्ड, आपको इसके साथ काम करना है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर में काम करोगे तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के स्टैंडर्ड के अनुसार काम करना पड़ेगा। बट अगर आप केमिकल इंडस्ट्री या रिफाइनरी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए आपको ASME के स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? किसी को क्वेश्चन है कोई? नो सर। ओके, ठीक है। अब ओके, अब क्या होता है कि जब भी हम वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले कई सारे डॉक्यूमेंटेशन और कई सारी टेस्टिंग होती है, जिसमें सबसे पहले टेस्टिंग होती है आपका वेल्डर की, ठीक है? आपका वेल्डर उस वेल्डिंग को करने के लिए कैपेबल है या नहीं है,
ठीक है, उसके लिए उसका वेल्डर क्वालिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। और वो जो वेल्डर क्वालिफिकेशन होता है, वो वेल्डर क्वालिफिकेशन होता है इन पोजीशन के अकॉर्डिंग, जिसको मैंने आपको बताया 1G है, 2G है, 3G है, ठीक है, 4G है, 6G है, ठीक है, ये 1F है, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उनका क्वालिफिकेशन होता है। आपको मैं काम करूंगा कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन के बारे में भी एक दिन मैं डिस्कस करूंगा, वो मैं कल ही करूंगा आपसे, ठीक है। इसके बारे में एक सिंगल पीपीटी एक रखूंगा, ठीक है, एक पेज रखूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि पोजीशन होती कैसी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें डाउट नहीं रहेगा, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका वेल्डर जब वेल्डिंग कर लेता है, उसके बाद जो वेल्डिंग इंजीनियर है, ठीक है, वेल्डिंग इंजीनियर उसको जाके चेक करेगा, ठीक है। और चेक करने के बाद फिर उसमें इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन इन द सेंस उसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मतलब उसमें आपको ऐसा टेस्टिंग करना है जिसमें उस पीस को बिना तोड़े हुए उसकी क्वालिटी को चेक किया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जब वहाँ पे वो पीस में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम या डिफेक्ट नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाएगा, जिसमें उसको तोड़ा जाएगा और तोड़ के उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेक किया जाएगा कि पर्याप्त टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है अथवा नहीं है। जब ये सब कुछ हो जाएगा और आपका पीस ओके होगा, उसके बाद वेल्डर क्वालिफाई होगा और फिर उस वेल्डर को वेल्डिंग मारने की परमिशन दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। फिर जब वो वेल्डिंग स्टार्ट करेगा, म्यूट कर लीजिए प्लीज़। फिर जब वो वेल्डिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद बीच बीच में जो इंस्पेक्टर है या क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है, वो जाके उसकी क्वालिटी को बीच बीच में चेक करेगा, ठीक है। और चेक करने के बाद जब फाइनल वेल्डिंग आपका हो जाएगा, तो वही सेम प्रोसीजर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेगा, ठीक है। और अगर उसके साथ कोई सैंपल या प्रोडक्शन टेस्ट कूपन एक पीस होता है, जिसको वेल्डिंग के साथ ही वेल्ड किया जाता है, उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और दोबारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके उसकी मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा कि इस समय जो मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मिल रही हैं, वो क्वालिफिकेशन के टाइम में मिलने वाली मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ के इक्वल है अथवा नहीं है, ओके। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद आपका एक वेल्डिंग होके तैयार होता है, ठीक है, ओके। इसमें यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। सर, हाँ ये जो सोल्डरिंग और या ब्रेजिंग होता है, इसको सेमी मतलब परमानेंट ज्वाइंट मानते हैं या फिर सेमी ज्वाइंट होता है? हाँ, ओके, जो मतलब क्वेश्चन आता है तो। हाँ, ये क्या है, ये ज्वाइंट आपका टेम्परेरी ज्वाइंट भी हो सकता है और परमानेंट ज्वाइंट भी हो सकता है, कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, ठीक है। सर वेल्डिंग ज्वाइंट है वो? नहीं नहीं, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन जो वेल्डिंग होता है वो परमानेंट ज्वाइंट होता है, ओके सर। ओके। सर, हम जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है और गैस वेल्डिंग होता है, इस पर जिक्र करिएगा एक बार अभी मैं टॉपिक पे। आपको मैं गैस वेल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और ओके जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, आपको आपका नाम क्या है? रंजीत सर, रंजीत ओके मौर्य। ओके ओके रंजीत, आपने पहले एसएमडब्ल्यू की क्लास नहीं की है ना? नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो एक काम करो, जिन लोगों ने अभी तक एसएमडब्ल्यू, एसएडब्ल्यू, जीटीएडब्ल्यू ये 3 पे क्लास अटेंड नहीं की है, वो लोग प्लीज अपना नाम बता दो पहले, अच्छा मुझे। सर, रंजीत मौर्य, हाँ, और कौन है? जखनिया गाजीपुर। सर हाँ, मैं ध्रुव पांडे। कौन है? ध्रुव पांडे। अच्छा, ओके। और कौन है जिन्होंने नहीं किया है? सर और भी 2 लोग हैं सर जो है क्लास में की। साक्षी, साक्षी आपने किया है? साक्षी है क्या? दीक्षा आपने किया है? दीक्षा ने भी नहीं किया है। आयुषी, आयुषी थी, वो भी उन्होंने किया है? सर मैंने नो भी सर, नहीं ये लोग नहीं थे, बस हम 2 ही लोग थे ओके, उस टाइम। ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं कि रवि कर चुके हैं, प्रखर कर चुके हैं और दीक्षा भी कर चुकी हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं जो भी हैं, या जो नाम नहीं बता पा रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे
कि हम लोग एक दिन इसको हम लोग संडे को रखते हैं। अच्छा, संडे को मॉर्निंग में रखेंगे। संडे को मॉर्निंग में इन तीनों प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो सभी लोग ओके एक, सर। हाँ, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। अभी आप लोग भी अगर चाहो तो कर सकते हो। यस यस सर। यस हाँ, ठीक है। तो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाओगे रिवीजन तो, हो जाएगा। हाँ, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो और ये हो जाएगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, हेलो सर। हाँ, सर कल आपने सर सोल्डरिंग बताया सर, एक क्वेश्चन था उससे पूछना। हाँ, पूछो पूछो। सर सोल्डरिंग के पहले मतलब क्लीनिंग जो प्रोसेस है उसमें सर एक आपने बताया था एमरी क्लॉथ। हाँ हाँ, हाँ सर, ये क्या होता है? क्लॉथ नहीं समझ तुमने आ रहा है। तुमने रेगमाल देखा? रेगमाल, क्या सर? रेगमाल देखा? रेगमाल, नहीं सर। अरे जो दीवालों में जो पेंटिंग करने के लिए वो पेपर लेके आते सैंड हैं। हाँ पेपर, हाँ सैंड हाँ पेपर। हाँ, यस सर, हाँ सैंड। हाँ, सैंड पेपर वही होता है एमरी पेपर। अच्छा ओके सर, ये कंफ्यूजन। हाँ, वो क्या होता है एक्चुअली इंडस्ट्रीज में, वो सैंड पेपर नहीं बोलते इंडस्ट्री में, उसको एमरी पेपर बोलते हैं, ठीक है? और जो यस सर, हाँ एमरी। हाँ, और ऐसे उसको सैंड पेपर बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एमरी पेपर सैंड पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सैंड पेपर में आपकी नॉर्मल सैंड या आपका नॉर्मल ऑक्साइड होता है, लेकिन जो एमरी पेपर होता है, एमरी पेपर आपका जीरो ग्रिड से लेके 120 या 150 डिग्री 150 ग्रिड तक आता है, ठीक है? हाँ तो आपका जो जीरो ग्रिड होगा, जीरो ग्रिड हाँ में सर। क्या होगा कि बिल्कुल फाइन मेटेलिक पार्टिकल से वो एमरी पेपर बनाया जाएगा, ठीक है? लेकिन आपका जो 120 ग्रिड हम्म, होगा, 120 ग्रिड में आपका जैसे आपकी मोरंग होती है ना, मोरंग, मोरंग के पार्टिकल देखो कैसे बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है? तो इस पार्टिकल से बनाया जाएगा, ठीक है? इसके लिए उसको एमरी पेपर ग्रिड में डिफरेंस होगा। ठीक। ओके, ओके, तो डिफरेंस होता है इसमें। चलो ये टॉपिक मैं लिख ले रहा हूँ आपका, जब मैं वेल्डिंग एसेसरीज के बारे में आपके उसमें सिलेबस में है, ठीक है? वेल्डिंग एसेसरीज के बारे हाँ में सर। डिस्कस करूंगा, तो ये चीज़ भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? एमरी पेपर के बारे में, ठीक है? अभी मैंने किसके बारे में डिस्कस हाँ, किया? एक टॉर्च हो जाएगा, वेल्डिंग एक्सेसरीज हो गया, नोजल हो गया, ठीक है? उसके बाद एक दिन आपका और एक वेल्डिंग, सर उसमें हीट अफेक्टेड जोन भी था, उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, एच ए जेड मैंने लिख लिया है। वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में एच ए जेड के साथ कवर करूंगा, ठीक है? हाँ ओके। ओके सर। हाँ, और सर किसी, पोजीशन भी ठीक है सर। हाँ ठीक है, वेल्डिंग पोजीशन। ओके, आपका नाम क्या है? यस सर। आपका नाम क्या है? सर प्रखर। ओके, प्रखर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? म्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेल्डिंग प्रोसीजर में वेल्डिंग वेल्डर कैसे उसको वेल्डिंग करेगा और फिर उस पीस को कैसे टेस्ट किया जाएगा। एक पॉइंट और आप लोग लिखो, न्यूक्लियर एप्लीकेशन में एएसएमई सेक्शन 8, सॉरी, न्यूक्लियर के लिए, अच्छा ठीक है, मैं इसको भी नहीं बताऊंगा, इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है? एएसएमई, हाँ ठीक है, एएसएमई सेक्शन 1 ये होता है न्यूक्लियर एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाने वाला स्टैंडर्ड, ठीक है? फिर आता है बॉयलर। बॉयलर होता है आपके थर्मोडायनेमिक्स में बॉयलर है, ठीक है? बॉयलर के लिए होता है एएसएमई सेक्शन 2, ये होता है पावर बॉयलर के लिए, ठीक है? ये कोड है, ठीक है? तो जब भी, ये चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जब भी आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में जाते हो जहाँ पे इस तरह के इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आपको वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उससे रिलेवेंट कोड को ही फॉलो करके मैन्युफैक्चरिंग करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज का जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है और जो हजार्डस इन्वायरमेंट है या जो खतरा है वो अलग अलग होता है। इसके लिए क्या किया गया है कि एएसएमई, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, ये नाम, ये फुल फॉर्म है एएसएमई का, वो उसने क्या किया है कि इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है? ऐसे टोटल 10 सेक्शन है, ठीक है? सब अलग अलग सेक्शन है, ठीक है? इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपका इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है? तो उन्होंने इसको डिवाइड करके और हर इंडस्ट्रीज के हिसाब से उसको अलग करके रखा हुआ है, ठीक है? बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो वेल्डिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग प्रोसेस हमेशा वही प्रोसेस रहता है, वही टेक्नोलॉजी रहती है, बस उस प्रोसेस को करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है? या उसमें क्वालिटी के पैरामीटर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वो वेल्डिंग बनाया जाएगा, ठीक है? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें?
नो सर। ठीक है। साक्षी, आयुषी, आप लोग हैं या आप लोग हो गया, कनेक्शन कट गया आप लोग का? यस सर है। ओके, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर, क्लियर है। ओके, दीक्षा आप? ओके, ठीक है, अभी हम लोग आज इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट। यस सर। हाँ, मैंने कहा आपका कोई क्वेश्चन दीक्षा है? नो सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जिन लोगों ने अभी तक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं भेजा है वो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि जो भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है ये बहुत हाई एमबी की है, ठीक है। अगर आप लोग ईमेल आईडी नहीं भेजोगे तो आपको मैं लिंक नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। ये मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। सर बहुत ज्यादा हाई एमबी का, उसी कारण मेरा पूरा डेटा चला गया। हाँ, सर उसको ऑफलाइन सेव कर रहा था, वो पूरा डेटा ही चला गया, समझिए। सर हाँ, मेरा भी। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो क्या है कि इतना हैवी एमबी का है, इसको मैं व्हाट्सएप से नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। इसके लिए कल मैंने कई सारी रिक्वेस्ट भेजी लेकिन बहुत कम लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, बट ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये आप लोगों के फायदे के लिए है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। आप लोग इसको भेजो ईमेल आईडी, और अगर किसी को प्राइवेसी की प्रॉब्लम है कि कोई प्राइवेसी की वजह से नहीं भेज पा रहा है तो आप उसको सिंपल ईमेल में भी भेज सकता है, या मेरे मैसेज में भेज दो इनबॉक्स में, जो आपका मोबाइल नंबर नहीं देना चाह रहा है या ईमेल आईडी नहीं देना चाह रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का क्लास है, आप लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप लोग इसको सपोर्ट करोगे और इसको ये करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी इसको और अच्छे से ये करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। केवल पीपीटी पढ़ लेने से या मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ लेने से नहीं काम चलेगा। आपके पास वो वीडियो लेक्चर होगा तो कभी भी मान लीजिए मैं जॉब में हूँ, कभी भी मैं आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ अपने काम की वजह से, तो आप वो वीडियो देख के कम से कम आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो दोबारा, क्योंकि वीडियो इसलिए मैं हिंदी में दे रहा हूँ, सभी लेक्चर आपके हिंदी में है। वो हिंदी लैंग्वेज ऐसी है जो सबको आसानी से समझ में आ रही है और आती है, ठीक है। तो ठीक है, वाइंड अप करें? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, सभी लोग ईमेल आईडी अपना भेजो और मोबाइल नंबर भेजो। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम, वेलकम। ओके, गुड इवनिंग।